नमस्कार। इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक ग्रंथि अर्थात ग्लैंड, जो कि बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखे थे। इस वीडियो में हम मुख्यतः मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम इसके प्रकार अर्थात बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि, इन सभी प्रकारों के बारे में अच्छे से देखे थे और इसके डिफिनेशन के बारे में देखे थे। तो इस वीडियो में हम भी ग्रंथि और फिर इसके प्रकार बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि, इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। फिर आगे सिलसिलेवार से मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। ग्रंथि, जिसे हम प्यार से इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड को समझने से पहले हम मानव शरीर की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर ग्रंथि के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी। यदि हम मानव शरीर की संरचना की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में कोशिका होती है, जिसे हिंदी में कोशिका अर्थात सेल कहते हैं। तो सेल के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, फिर उत्तक का समूह मिलकर अंग का निर्माण अर्थात ऑर्गन का निर्माण करती है, फिर ऑर्गन का समूह मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है, फिर ऑर्गन सिस्टम का समूह मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। तो इसी क्रम में क्या होती है, जब सेल के समूह अर्थात ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण कर रही होती है और टिश्यू के समूह मिलकर अंग का निर्माण कर रही होती है, इसी बीच में कुछ विशेष प्रकार की टिश्यू का निर्माण होती है अर्थात उत्तक की निर्माण होती है, और इसी बीच में कुछ विशेष प्रकार के अंग का निर्माण होती है। और ये जो विशेष प्रकार की टिश्यू और विशेष प्रकार की अंग का निर्माण है, इससे एक विशेष प्रकार की केमिकल रिलीज होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम एंजाइम और हार्मोन का नाम देते हैं। कहने का मतलब, जब विशेष प्रकार की उत्तक और विशेष प्रकार की अंग एक केमिकल का निर्माण करती है, केमिकल के रूप में एंजाइम तथा हार्मोन रहती है, जिसे हम ग्रंथि अर्थात ग्लैंड कहते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, ये मुख्यतः 3 तरह की होती है। पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। इसके पिछले वीडियो में भी हम डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में भी हम इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगी। बाह्यस्रावी ग्रंथि अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में मुख्यतः एंजाइम का निर्माण होती है और एंजाइम का रिलीज भी होती है अर्थात स्राव भी करती है ये। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में नली होती है। ये नली का क्या काम है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा सबसे पहले एंजाइम का निर्माण हुई और ये एंजाइम नली के द्वारा शरीर के एक भागों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है, इसीलिए ब्लड के संपर्क में नहीं आती है। ऐसी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। कहने का मतलब डक्टलेस होती है, इसमें नलिका नहीं होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होती है। जब अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण कर देती है तो उसके बाद ये हार्मोन ब्लड में आ जाती है और फिर ब्लड के द्वारा शरीर के एक भागों से शरीर के विभिन्न भागों तक ये ब्लड हार्मोन को पहुंचा देती है। वैसी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तीसरा मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का मिला हुआ रूप अर्थात सम्मिलित रूप है। कहने का मतलब, इसमें एंजाइम का भी निर्माण होती है और हार्मोन का भी निर्माण होती है। तो आइए पहले हम एंजाइम और हार्मोन के बीच के डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम तथा हार्मोन। यदि हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का स्राव अर्थात सेक्रेशन जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, कहने का मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि से होती है। दूसरा हार्मोन। यदि हम हार्मोन की बात करें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से स्राव होती है, कहने का मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक। और एंजाइम जो होती है ये मेटाबॉलिज्म को प्रेरित करने का काम करती है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब हमारे शरीर में अर्थात मानव शरीर में शोषण की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की भी क्रिया होती है, कई प्रकार की क्रियाएं होती है जिसको प्रेरित करने का काम करती है। यहाँ पे एक वर्ड आया मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय। उपापचय क्या होता है, यदि हम उपापचय की बात करें तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे शोषण हो, पोषण हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, इन सबको करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यदि हम डिफिनेशन को तौर पर देखें तो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं
विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मतलब श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन जो भी हो, इन सबको प्रेरित करने का काम एंजाइम के द्वारा होती है। लेकिन हार्मोन में ये मेटाबॉलिज्म भाग ही नहीं लेता है। तीसरा, एंजाइम जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन हार्मोन प्रोटीन का नहीं बना होता है। यदि हम इसके अनुभार की बात करें तो एंजाइम का जो अनुभार होता है वो बहुत अधिक होता है, और हार्मोन की अनुभार की बात करें तो ये अनुभार में बहुत कम होता है। मानव शरीर अर्थात जब हम भोजन के तौर पर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं, जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो या फिर मिनरल से क्यों ना हो, उन सब का विखंडन अर्थात छोटे छोटे पार्ट में विखंडन करना अर्थात तोड़ना एंजाइम का काम होता है। उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं के द्वारा हमारे शरीर में भोजन का पाचन होती है। यदि हम सीधे सीधे समझें, जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद एंजाइम के द्वारा वो भोजन छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है। वो जो टूटती है वो एंजाइम की मदद से ही टूटती है, इसीलिए वो मात्रा में बहुत अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका अनुभार बहुत अधिक होती है। लेकिन हार्मोन में ये अनुभार वाली कोई बात ही नहीं होती है, जो कि बहुत कम मात्रा में होती है। यदि हमारे शरीर में किसी की शरीर यदि वृद्धि और विकास नहीं कर रही हो तो वो हार्मोन की कमी हो। यदि किसी को रात में नींद नहीं आ रही हो तो सीरोटोनिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। यदि सीरोटोनिन हार्मोन किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा है तो फिर नींद आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। या फिर किसी की शरीर वृद्धि और विकास नहीं कर रहा हो तो फिर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत लगभग 35 से 40 हार्मोन के आसपास अभी तक खोज हुई है, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे अंतःस्रावी ग्रंथि के जब हम पढ़ रहे थे, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम डिस्कस किए थे। तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की क्रियाएं, या रोना हो, हंसना हो, गाना हो, या फिर किसी के प्रति अट्रैक्शन हो, आकर्षण, ये इस सब के पीछे हार्मोन ही जिम्मेदार होती है। इसके बाद देख लेते हैं हमारे शरीर में कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिक्स्ड ग्रंथि है। उसके बाद फिर आगे उसमें पाए जाने वाले हार्मोन और एंजाइम की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में मेनली अग्नाशय जो होती है वो मिक्स्ड ग्रंथि के श्रेणी में आती है। कहने का मतलब, मिक्स्ड ग्रंथि कहने का मतलब इसमें हार्मोन भी निर्माण होती है और एंजाइम का भी निर्माण होती है। यदि हम देखें पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक अल्फा बीटा गामा या डेल, या फिर दूसरा एसिनर सेल। जो आधा भाग अल्फा बीटा गामा या डेल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसमें हार्मोन का निर्माण होती है और उससे हार्मोन का स्राव होती है अर्थात सेक्रेशन होती है। और जो आधा भाग एसिनर सेल से मिलकर बनी होती है उसमें एंजाइम का स्राव होती है, जो कि मात्रा में आधा आधा है अर्थात 50-50%। तो सबसे पहले हम हार्मोन की बात कर लेते हैं, जो कि अल्फा बीटा गामा या डेल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यदि हम हार्मोन की बात करें तो ये मुख्यतः हमारे शरीर में 4 प्रकार की हार्मोन है, जिसमें पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, तीसरा है सोमेटोस्टेटिन, चौथा है गैस्ट्रिक। यदि हम सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन यदि हमारे शरीर में कम या फिर ज़्यादा दोनों हानिकारक है। इसीलिए हमारे शरीर में की जो मात्रा होती है, जो लिमिट होती है, वो लिमिट में रहनी चाहिए अर्थात ग्लूकोज। यदि हम बात कर लें ग्लूकोज की तो 100 से लेकर 130 मिलीग्राम पर DL मतलब डेसीलीटर। कहने का मतलब यदि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो फिर बेहोश होने की संभावना होती है, और 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो फिर डायबिटीज अर्थात मधुमेह या फिर ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरा ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या होती है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखती है। तीसरा सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन जब किसी भी कारणवश मानव शरीर को चोट लगती है, फिर घाव होती है, तो घाव भरने का काम करती है सोमेटोस्टेटिन। चौथा है गैस्ट्रिक। ये गैस्ट्रिक क्या होती है? गैस्ट्रिक से HCl का स्राव होती है। यदि हम भोजन के रूप में जो भी खाते हैं, यदि हम जब भोजन करते हैं तो यदि भोजन में जो भी सूक्ष्म जीव आ जाती है तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है अर्थात बैक्टीरिया हानिकारक ही होती है अधिकतर, तो उस बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को मारने का काम HCl ही करती है, जिसका स्राव गैस्ट्रिक ग्लैंड से होती है। एक बार ग्लैंड भी है और फिर हार्मोन भी है। और यदि HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर अल्सर या फिर पथरी होने की संभावना रहती है।
तो यहाँ हम देखे थे हार्मोन के रूप में हम इंसुलिन को देखें, ग्लूकागॉन को देखें, सोमेटोस्टैटिन को देखें और फिर गैस्ट्रिक को देखें। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइम। यदि हम एंजाइम की बात करें तो जो अमाशय का भाग एंजाइम से बना होता है वो मुख्यतः अभी हम देखे थे एसिनर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो कि 50% आधा आधा होती है। उसमें कई प्रकार की उसमें एंजाइम का निर्माण होती है। पहला है ट्रिप्सिन जो होती है, जब हम भोजन के रूप में प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देती है। फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में ही पाई जाती है। ये भी प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देती है। यदि जब मानव शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती है तो यदि ट्रिप्सिन की या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम की बनना यदि बंद हो जाती है तो फिर ट्रिप्सिन का काम कर देती है, अर्थात प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देती है। या फिर किसी कारणवश काइमोट्रिप्सिन एंजाइम बनना मानव शरीर में बंद हो जाती है तो वो काम ट्रिप्सिन कर देती है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देती है। अगला कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज, ये क्या करती है, लार्ज पेप्टाइड जो होती है ये स्मॉल पेप्टाइड अर्थात छोटे छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती है। अगला है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करती है, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देती है। अगला है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, ये स्टार्च या ग्लूकोज। ये स्टार्च या ग्लूकोज अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है। जब हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अगला है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करती है, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। फैट्स कहने का मतलब तेलिया कहने का मतलब वसा, और तेलिया पदार्थ हम जो भी खाते हैं वो लाइपेज एंजाइम क्या करती है, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आने वाले अगले वीडियो में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब वसा हो, पोषक तत्व हो, विटामिन हो, मिनरल हो। इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।